डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जायज़ा लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये मॉडल 1913 में नील बोहर ने पेश किया। नील बोहर का ताल्लुक स्वीडन से था। रुदरफोर्ड के मॉडल पर जब एतराज़ात सामने आए तो नील बोहर ने इन एतराज़ात का जवाब एक नए मॉडल की सूरत में दिया। नील बोहर के मॉडल के बुनियादी नुकात क्या हैं, तो आइए पढ़ते हैं। तो बुनियादी नुक्ता नील बोहर और रुदरफोर्ड के मॉडल में एक ही है, और वो ये कि एटम के दो हिस्से हैं, एक मरकज़ा और एक मरकज़े के बाहर का इलाका। तो एटम हैज़ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो पिंक और ग्रीन डॉट्स बने हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो कि मरकज़े में मौजूद हैं, और बाहर ब्लू लाइंस में ब्लू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो रुदरफोर्ड की तरह बोहर ने भी कहा कि एटम के दो हिस्से हैं, एक उसका मरकज़ा और एक मरकज़े के बाहर का इलाका। तो बोहर के मॉडल में ऐसा ख़ास क्या था? तो बोहर के मॉडल में एक डिफिनेट शेल का आइडिया था। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द ख़ास गोल दायरवी रास्तों में घूमते हैं। दोबारा सुनिए, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द ख़ास दायरवी रास्तों में घूमते हैं, जिनको शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल। तो शेल के बारे में उसने कहा कि एनर्जी ऑफ ईच शेल इज़ फिक्स्ड। हर शेल की एक ख़ास तवानाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स ओन शेल इट डज नॉट इमिट एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा ये एनर्जी खारिज नहीं करेगा। अब याद करें हमने रुदरफोर्ड के मॉडल पर क्या एतराज़ किया था। हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल घूम रहा है तो वो एनर्जी क्यों नहीं खारिज कर रहा और ये मरकज़े में क्यों नहीं गिर रहा। तो बोहर ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हर शेल की एक ख़ास एनर्जी होती है। तो एक ही शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमते वक्त वो कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब जितना हम मरकज़ से दूर जाएंगे तो शेलों की एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे की ज़्यादा, तीसरी की उससे भी ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करेगा तो ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। हमने अभी कहा कि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। जितना हम मरकज़ से दूर जाएंगे शेलों की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने शेल से किसी ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। यानी इसको जहाज़ का टिकट लेना है, इसने कुछ खर्चा करना है, गांव से निकलकर शहर जाना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है, तो अब ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट शेल में है। फिर एक फोटॉन आता है। ये फोटॉन
जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये लोअर शेल से हायर शेल में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी और वो मरकज़े से दूर चला जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर वापस जंप लगाए उसी हायर शेल से लोअर शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन घर से दूर गया, उसका दिल नहीं लगा, तो वापस घर आएगा। तो जब ये हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी ये लॉस करेगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में वापस आ रहा है और फोटॉन बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये वजह है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता था। रुदरफोर्ड के मॉडल पर हमने एतराज़ किया था कि एटम कभी कभी तो एनर्जी खारिज करता है, तो वो क्यों करता है? तो उसका जवाब यहाँ से मिल गया कि पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर शेल से हायर में जाता है और जब ये वापस आता है तो वही एनर्जी लॉस करता है और ये एनर्जी हमें लाइन स्पेक्ट्रम की सूरत में नज़र आती है। अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी लॉस करेगा? तो सीधी सी बात है, जितना दोनों के खराए में फ़र्क होगा, हाँ मतलब जितना दोनों शेलों की एनर्जी में फ़र्क होगा उतनी एनर्जी चाहिए होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर में जा रहा है तो जो दोनों शेलों का एनर्जी डिफरेंस है तो उतनी ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ये हायर शेल से वापस लोअर शेल में आता है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो इसको यहाँ पे हमने लिखा है कि डेल्टा ई, ये जो तवानाई का फ़र्क है, इट इज़ इक्वल टू एच न्यू, जबकि एच को हम कहते हैं प्लॉन्क कांस्टेंट और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है और ये बराबर होगा E2 माइनस E1 के, मतलब दोनों शेलों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी लॉस या एब्जॉर्ब होगी। अगला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन चूंकि सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोहर के मुताबिक बराबर है mvr इज इक्वल टू NH/2π। इस इक्वेशन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को ज़ाहिर करता है, जबकि n से मुराद शेल है, h को हम कहते हैं प्लॉन्क कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर h/2π को निकाल दें तो सीधी सी बात ये निकलती है कि जितना इलेक्ट्रॉन के शेल का नंबर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो शेल जो है वो हर जगह नहीं बनेंगे, शेल वहाँ पर बनेंगे जहाँ के लिए n की कीमत होल नंबर के बराबर होगी, मतलब n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3। तो एंगुलर मोमेंटम मालूम करने के लिए उसने इक्वेशन दी mvr इज इक्वल टू NH/2π। इसके अलावा बोहर ने एटम में मरकज़े के गिर्द इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बारे में ज़्यादा तफसील से बताया। बोहर ने एक फार्मूला दिया जिसको हम जानते हैं 2n² के नाम से। इस फार्मूले के मुताबिक किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम की जा सकती है। तो पहले शेल के लिए n की कीमत 1 है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पाँचवें में 50 और छठे में 72 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बोहर ने किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद मालूम करने के लिए हमें फार्मूला दिया। ये फार्मूला है 2n²। n जो है वो शेल का नंबर है, n की कीमत पुट करें
तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस तरह अगर n की कीमत 2 लें तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। इस तरह 2 इंटू 3 स्क्वायर से 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर से 32 आता है। तो किसी भी शेल में हम इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम कर सकते हैं। अब आखिर में बोहर के मॉडल की समरी। हमने पढ़ा कि बोहर ने कहा कि एटम के दो हिस्से हैं, एक उसका मरकज़ा और एक मरकज़े के बाहर इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इन पाथ को शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, लिहाजा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जितना हम मरकज़ से दूर जाएंगे तो शेलों की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का अपने घर में दिल नहीं लग रहा तो वो लोअर शेल से जाएगा हायर शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन मरकज़ से दूर जाएगा, जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इसने वापस आना हो हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो यही एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कितनी एनर्जी लॉस या गेन होगी वो डिपेंड करता है कि दोनों शेलों के दरमियान एनर्जी का फ़र्क कितना है। अब पहले शेल की एनर्जी जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि वो -13 किलो जूल पर मोल है और दूसरे शेल की एनर्जी -328 किलो जूल पर मोल है, तो दोनों के दरमियान 985 किलो जूल पर मोल एनर्जी का फ़र्क है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो ये 985 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह वापसी पर ये इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इसके अलावा बोहर ने हमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में फार्मूला दिया और किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम करने के लिए भी फार्मूला दिया। तो ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता करें। आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।